नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने ए टाइगर इन द ज़ू एक पोएम पढ़ाई थी और उस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ था। तो उन पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए नहीं बल्कि 6 टू 12th और उसके बाद भी जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी ग्रामेटिकल जिसमें कि ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर आती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप सभी लोग इसके नोट्स बनाइएगा और इसमें से बहुत से वर्ड तो पहले भी मैं पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, दूसरी दो पोयम में। तो पोएटिक डिवाइसेज को हम देखेंगे। पोएटिक मतलब होता है पोयम में आने वाली जो डिवाइसेज, मतलब जो शब्द या कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो देखते हैं। लेकिन ऐसे ही अच्छी वीडियो को जानने के लिए आप ज़रूर इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों को एक बार इसको देखने के लिए रिकमेंड कीजिए। आपको आपका मैं गारंटी देता हूँ कि आपका समय वेस्ट नहीं होगा। आपको लगेगा कि हमने कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखी है और बहुत आसान शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखते हैं पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले आता है राइमिंग स्कीम पहचानना। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पोयम में, इस स्टेंजा में राइमिंग स्कीम क्या होती है। आपको बताया था कि जो पोयम्स की लाइन का कलेक्शन होता है उसको स्टेंजा बोलते हैं और जो प्रोज होता है, जो लेख गद्य होता है, उसके जो हम लिखते हैं जैसे निबंध लिखते हैं, वो क्या होता है? प्रोज होता है। ठीक है ना? तो आपने ध्यान देना कि स्टेंजा क्या होता है और स्टेंजा मतलब पोयम्स की लाइनों का कलेक्शन। तो आपको राइमिंग स्कीम निकालना सिखाता हूँ बहुत आसान तरीके से। पिछली वीडियो में बताया है कि आपने क्या करना, राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले हर पोयम की लास्ट का लाइन का अक्षर देखना है और उसके पीछे लिखते जाना है ए बी सी ऐसे। अब वो कैसे लिखना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है? तो आप देखेंगे जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। आपने देखा स्ट्राइप्स मतलब धारियां, तो कहाँ पर पीछे क्या लगा है? एस लगा है। तो आप क्या कीजिए, इस एस के आगे से यहाँ पर ए लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर ए लिखा है। ठीक है ना? ए लिख दिया, एस। अब दूसरी लाइन को देखेंगे, दूसरी लाइन को, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब आप देखिए कि ऊपर एस और नीचे एस तो नहीं है। अगर सेम एस एस होगा तो ए हम लिख देंगे। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ए तो नहीं है। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उससे अगला अक्षर लिख देंगे। तो ए ई आ रहा है, सी जी, तो आप यहाँ पर बी लिख दो क्योंकि दो अलग अक्षर है। अब तीसरी लाइन में देखेंगे, अगर कोई नया अक्षर आएगा तो हम सी लिख देंगे और अगर इन दोनों में से कोई अक्षर आ गया तो हम वही अक्षर को रिपीट कर देंगे। जैसे एस आ गया तो ए, बी ई आ गया तो बी। देखते हैं, ऑन द पेडो वेलवेट क्वाइट टी। ओ, ये तो तीसरा नया अक्षर आ गया, तो इसका मतलब इनसे कहीं मैच नहीं हो रहा तो सी लिख दिया। ठीक है? चौथा आप देखते हैं, चौथी लाइन में ऑन हिज क्वाइट रेज, ई आ रहा है। देखिए ऊपर से कहीं ई आ रहा है, हाँ ई के आगे हमने बी लिखा है। तो क्या हो गया? ए बी सी बी। अरे वाह, राइमिंग स्कीम मिल गई भाई। राइम, अब राइम होता क्या भाई? राइम का मतलब होता है लय। जब हम कोई पोयम पढ़ते हैं तो उसके पीछे क्या होती है? लय होती है। तब पोयम में गीत, पोयम मतलब गीत। ठीक है? सॉन्ग जिसको कि पढ़ने में मजा आए। तो जैसे रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है ना? या ठीक है, तो खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देखो थी शब्द आ रहा है, तो इसी को राइमिंग बोलते हैं। जब हम कोई पोयम पढ़ते हैं उसके पीछे के अक्षर मिलते हैं, अगर वो अक्षर नहीं मिले तो पोयम को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो कहते हैं राइमिंग फ्री ब्लैंक वर्स है, बिना राइमिंग किए। तो ठीक है, तो बहुत आसान था। एक बार इसी रूल को अब यहाँ फॉलो करते हैं दूसरी स्टेंजा में, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। क्या करना है बताया मैंने कि आपने पीछे के अक्षरों को देखना है और ए बी सी डी लिखते जाना है। अगर अक्षर रिपीट होंगे तो वही अक्षर को दोबारा लिख देंगे और नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग, शैडो ओ आया, डब्ल्यू आया, तो हमने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। फिर देखिए स्लाइडिंग द ग्रास, देखो डब्ल्यू और एस अलग अलग शब्द आ गए, तो हमने क्या लिख दिया? ए, फिर बी शब्द लिख दिया। तीसरा देखेंगे, नियर द वाटर होल, कहीं इनसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है? नहीं हो रहा है तो तीसरा सी लिख देंगे। चौथा देखेंगे वेयर द पास, देखो एस और एस मैच हो रहा है तो बी यहाँ मैच हो गया। तो बहुत आसान है, ए बी सी बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी। बहुत आसान था। अब एक और मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, फोर्थ का और बाकी का आप निकाल के दिखाएंगे। बट ही लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, एल आया है, हमने ए लिख दिया। फिर हिज स्टैंड बिहाइंड द बार्स, एस आया है, देखो वहां एल था यहाँ एस था, अलग है ना, तो बी लिख दिया। तीसरे में देखेंगे, स्टॉकिंग हिज लेंथ इन द केज, एल एस ई, तीनों अक्षर सी लिख दिया। चौथा देखते हैं कहीं मैच हो रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, देखो एस और एस हो रहा है, मैच हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बी था तो यहाँ भी बी। ए बी सी बी,
तो इस प्रकार मैंने राइमिंग स्कीम लगाना सिखा दिया। तो आशा करता हूँ आपको राइमिंग स्कीम निकालना आ गया होगा। आप किसी भी पोएम का राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। आपका 1 नंबर हमेशा हर पेपर के लिए कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा देखते हैं इसमें और कौन सी डिवाइड है। एंजॉयमेंट कभी आएगा, व्हाट इज द मीनिंग एंजॉयमेंट आ गया और आपके लिए ऑप्शन लिखा होगा। तो देखते हैं क्या होता है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट ये मतलब क्या होता है, सेंटेंस इज कंटेनिंग टू नेक्स्ट लाइन टू विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। अगर किसी पोयम में बिना कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप की पोयम चलते जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एंजॉयमेंट। इस घटना को ऊपर 2 डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। एंजॉयमेंट इज अ टर्म यूज्ड इन पोएट्री रिफर टू इन लाइंस, ठीक है। केवल पोयम में यहाँ यूज होता है कि जब एक पोयम के दूसरी पोयम के बाद लाइन में उनमें क्या हो, कोई भी पंक्चुएशन का यूज नहीं हो गया हो, ठीक है ना। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं हो, ऐसे कोई भी मार्क्स साइनिंग यूज नहीं हो, तो उसको एंजॉयमेंट कहते हैं। देखते हैं यहाँ देखिए, ही शुड बी लर्निंग इन शैडो, यहाँ तो है, चलो इसको छोड़ो, नीचे की लाइन, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल डियर द पंप प्लास। देखो तीनों लाइनों में कहीं पंक्चुएशन का यूज नहीं हुआ है। जब एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन तक जाते समय पंक्चुएशन का यूज नहीं हो तो उसको इसका एंजॉयमेंट कहते हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान है। ही हेयर्स द फिफ्थ स्टेंजा जो आपका था, ही हेयर्स द लास्ट, यहाँ तक एंजॉय, यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन लास्ट की 2 लाइनों में देखो कॉमा का यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये जो एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो ये यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था, नहीं है, तो इस घटना को एंजॉयमेंट बोलेंगे। तो आपको एक वर्ड मिल गया एंजॉयमेंट क्या होता है, और राइमिंग स्कीम निकालना सिखा दिया, 2 चीजें सिखा दी। अब चलते हैं तीसरी चीज, एसोनेंस क्या होता है भाई। देखो एसोनेंस क्या होता है, ये अलिट्रेशन का ही एक रूप है। अलिट्रेशन मतलब अनुप्रास का, आपको पता है ना, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुजा, तो हो रहा है, रघुपति, राघव, राजा, राम, रो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अंग्रेजी में भी क्या होता है, जब कोई अक्षर रिपीट होता है बार बार तो उसको क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन इसमें एक पंगा ये है कि अगर वावल साउंड रिपीट होगा, केवल वावल, वावल मतलब हिंदी के वावल, देखो अभी याद रखना, कभी भी हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और उसमें साउंड की बात आई तो आपने हिंदी के वावल, वावल मतलब होता है स्वर, ओ आ ई उ ए आई ओ आओ, अंग और ओह 2 को छोड़ देना, बाकी जितने 11 बचेंगे वो क्या है, हिंदी में स्वर होते हैं, तो उनका उच्चारण आना चाहिए। तो अगर किसी एक ही लाइन में ऐसे बार बार एक ही अक्षर का उच्चारण आ रहा है तो इस घटना को एसोनेंस कहते हैं। देखिए इसी पोयम में हम देख लेते हैं एग्जांपल, इसमें एसोनेंस का यूज भी है। ही स्टॉक्स इन, देखो इन ई आ रहा है, ई क्या है, वावल है। हीज, ही छोटी ई आ रही है, देखिए ई आ रहा है। वी विड, ठीक है, छोटी वी, छोटी स्ट्रिप्स, आई बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ई का उच्चारण आ रहा है, आई का रिपीट हो रहा है। तो इस घटना एक ही लाइन में अगर वावल साउंड रिपीट हो उसको बोलते हैं एसोनेंस। अगर कॉन्सोनेंट हो जाएगा तो ठीक है, हाँ, तो ये एसोनेंस, उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं, ठीक है, उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं। एसोनेंस वावल और कॉन्सोनेंस मतलब जिसमें क्या हो, बार बार कॉन्सोनेंस का उच्चारण हो। अब यहाँ पर ही शुड स्नालिंग, आपका थर्ड स्टेंजर देखिए, शुड ओ आ रहा है, अराउंड ओ आ रहा है, हाउस ओ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ओ रिपीट हो रहा है, और ओ क्या होता है हिंदी में, वावल होता है। तो जब एक ही लाइन में हिंदी के वावल अक्षर का साउंड बार बार रिपीट हो तो उसको क्या बोलते हैं, वावल साउंड एसोनेंस। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो कॉन्सोनेंस, ठीक है। ही स्टार्स, 5वीं स्टेंजा में भी 3 बार यूज हुआ है यहाँ पर एसोनेंस। ही स्टार्स विथ हिज, हिज विथ छोटी ई की मात्रा, हिज में छोटी ई की मात्रा, ब्रिलियंट आई की मात्रा, आई तो सब में एक ही अक्षर एक ही लेटर रिपीट हो रहा है तो इसको एसोनेंस बोलते हैं, ठीक हो गया। और देखते हैं एलिट्रेशन, अभी मैंने बताया था एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है। एलिट्रेशन का ही 2 रूप होते हैं, एसोनेंस और ठीक है कॉन्सोनेंस। तो एसोनेंस का मतलब जब एक ही अक्षर या शब्द बार बार, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जब एक ही अक्षर का उच्चारण बार बार आता है। देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टी टी रिपीट हो रहा है, ठीक है। राकेश बिल्ड बिग होम, बी बिल्ड होम। और आप इस पोयम में देख लेते हैं क्या है, ही हेयर्स, ही एच रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, ठीक है ना। तो ये एलिट्रेशन का यूज हुआ है। और ये देखो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसको एसोनेंस कॉन्सोनेंस बोलेंगे। अभी मैंने बोला था ना एसोनेंस मतलब वावल, और अगर यहाँ पर हॉ शब्द का उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना, ही हॉ आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है। हॉ किस में आता है, क ख ग में, अवा में वावल होते हैं, और क ख ग किस में आता है, व्यंजन में। तो वावल होगा तो यहाँ पर एसोनेंस हो जाएगा, और वैसे कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस मतलब ठीक है अनुप्रास अलंकार का ही एक भाग है। अनुप्रास को अंग्रेजी में अलिट्रेशन कहते हैं। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, रो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, ठीक है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चौ रिपीट हो रहा है।
अब तीसरा देखते हैं फिगर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर या मेटाफर रूपक अलंकार क्या होता है? ए मेटाफर इज यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स नॉट अलाइक डू हैव समथिंग इन कॉमन। कि मेटाफर मतलब क्या होता है कि जब दो वस्तुएं कॉमन तो नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों में बहुत समानता होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, और हम उसको वही मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी में है चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ पर श्री कृष्ण या विष्णु के चरणों की बात हो रही है। चरण कमल, चरण, उनके चरण जो पैर है इतने कोमल है कमल के समान, तो हमने उनको पैरों को कमल ही मान लिया, ठीक है ना। तो जब दो है विपरीत चीजें लेकिन उनमें इतनी समानता हो जाती है कि हम कंफ्यूजन हो जाते हैं और हम उनको एक ही मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेटाफर, रूपक अलंकार, ठीक है, उसी का रूप ले लेना, ठीक है। तो आपको हिंदी में भी आपने पता, अंग्रेजी में मेटाफर, तो ये फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं अंग्रेजी में अलंकार। तो यहाँ पर पेट्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पर आपने देखेंगे कि उसके जो पैर हैं उनकी तुलना किससे की गई है? वेलवेट से की है। वेलवेट मतलब मुलायम, ठीक है, क्योंकि वो जब चलता है तो आवाज नहीं होती, जानवर जब लर्किंग करता है, घात लगाता है तो आवाज नहीं होती है। तो समझ में आया मेटाफर कि जब दो वस्तुएं विपरीत होती हैं लेकिन उनमें बहुत ज्यादा समानता हम कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटाफर कहते हैं। अब पता है इमेजरी, इमेजरी मतलब कल्पना करना। देखो पोयम में तो कल्पना ही होगी भाई, ठीक है ना। कल्पना मतलब जब हम अपनी सेंस का यूज करेंगे, 5 सेंस होती है ना, तो इमेजरी यूज टू मेक रीडर्स टू फील थिंग्स टू यूजिंग देयर 5 सेंस। हमारे 5 सेंस होती हैं, त्वचा, आंख, नाक, जीभ, ठीक है ना, ये 5 सेंस होती है, इनका हम यूज करते हैं। तो एक इमेजरी अपनी दिमाग में इमेज बनती है। इमेज मतलब फोटो, कहते हैं ना इसमें इमेज आई है व्हाट्सएप पे, तो फोटो इमेजरी। तो इस पोयम में कल्पना कर रहा है पोइट, किसकी कल्पना कर रहा है? ही स्टॉक्स इन विद स्ट्राइप्स फ्यू स्टेप ऑफ इसके ही, जो टाइगर की तुलना, टाइगर पोइट क्रिएट इमेज अबाउट द टाइगर, कि टाइगर है तो नहीं लेकिन हम उसकी इमेज कल्पना कर रहे हैं ना। टाइगर सच में अभी पिंजरे में नहीं है, लेकिन कभी क्या कर रहा है? उसके बारे में सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है, इमेज। समझ में आया? जब हम सोचते हैं किसी पोयम में, किसी चीज में, उसको इमेजरी बोलते हैं, ठीक हो गया। इसी प्रकार आपको पिछली पोयम पढ़ाई थी फायर एंड आइज, उसमें भी कहा था ना सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर, कि कुछ लोग कहेंगे आग में, आग से पृथ्वी का अंत होगा, कुछ कहेंगे कि बर्फ से होगा। तो कहेंगे, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि हो रही है। तो जब इमेज हम कल्पना करते हैं तो वहां पर इमेजरी यूज होती है। अब देखते हैं ऑक्सीमोरन, ये बहुत नया वर्ड है सभी के लिए। देखते ऑक्सीमोरन मतलब होता है विरोधाभास। जब दो शब्द एक ही लाइन में, दो अपोजिट वर्ड हैं, दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। जब एक ही लाइन में क्या किया जाता है? दो विपरीत चीजों का बातें की जाती हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बता दूं कि मैं ही आप, एक वर्ड है रवि और एक होता है राकेश। आपको इसका मीनिंग पता है क्या होता है दोनों का? हर किसी को अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो रवि पर्यायवाची है सूर्य का, बहुत जो तपता है जल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा किसमें है, ठीक है, ज्वलनशील है। और राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो दोनों अपोजिट है, रवि और राकेश एक साथ वर्ड आएगा तो हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीमोरन एक प्रकार से, है ना। तो मतलब दो विपरीत शब्द एक साथ आ जाए। तो ऐसे ही जैसे कि मेरा, हम मैं अपने अपने नाम की मैंने एग्जांपल दिया था, रवि और राकेश दोनों मेरे नाम है, तो क्वाइट राइट। अब यहाँ पर देखिए क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, शांत चित्त, और रेज मतलब होता है गुस्सैल। शांत और गुस्सैल दोनों शब्द एक साथ यूज हुए हैं, तो इस घटना को बोलते हैं ऑक्सीमोरन। यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग, ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण जो दो अपोजिट वर्ड होते हैं और एक साथ यूज होते हैं, इस घटना को ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो कभी एग्जाम आए ऑक्सीमोरन क्या है या छाटने के लिए आए, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने एक वीडियो में आपको लगभग 5 नई चीजें सिखा दी हैं, ठीक है ना। तो ये आपने सीखनी है ऑक्सीमोरन क्या है। और अब पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है भाई? मानवीकरण। देखो कवि हमेशा हर चीज के बारे में सोचता है। मानवीकरण मतलब कोई चीज जो है वो है तो अलग, निश्चय क्या कहते हैं, निर्जीव चीज है, तो उसको क्या करते हैं हम, अगर हम क्या करते हैं उसका तुलना मानव से करते हैं। जैसे समुद्र, ठीक है, दहाड़ रहा है। अब समुद्र कभी दहाड़ता है क्या? दहाड़ता कौन है? शेर। लेकिन कभी जब समुद्र में लहरें दौड़ती हैं तो उसको कहते हैं समुद्र दहाड़ा है। तो इसका मतलब ये समुद्र की तुलना हमने किसी चीज से कर दी। तो इसी इसी प्रकार जब हम मानव से तुलना कर देते हैं किसी चीज की, तो उसको पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। और टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द रिफर टू टाइगर एज ही। देखो यहाँ पर पता है आपको, ईट का यूज होता है जानवरों के लिए, ठीक है ना। ईट का यूज जानवरों के लिए होता है और निर्जीव वस्तु के लिए, लेकिन हिट को यहाँ पर, टाइगर को यहाँ पर ही दिखा, ही किसके लिए? आदमी के लिए। तो उस टाइगर की तुलना आदमी से की गई है, ही का यूज किया है, तो उसको मानव मान के किया गया है। तो एक जीवित प्राणी मानकर किया, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। समझ में आ गया? जब कोई हम निर्जीव चीज की तुलना मानव से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
पर्सोनिफिकेशन के बोलते हैं इस घटना को। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है और तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको और अच्छी तरह से को समझाऊँ। लेकिन इन वर्ड्स को, इस ग्रामेटिकल वर्ड को आप सभी लोग ज़रूर नोटिस कीजिए, ज़रूर लिखिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो अलग बनाया था कि सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक और अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।